आया भाजपा के पक्ष में। इसमें सबसे अहम भूमिका जो रही इस बार चुनाव की तैयारी, तो ये भाजपा वाले 2021 से लगातार कर ही रहे थे, सब कुछ जग जाहिर है। तो वो रिजल्ट जो आया था 77 सीट का, उसके बाद में भी वहां पर बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा होना, आरएसएस के मोहन भागवत जी तक का प्रवास होना वहां पर। तो इस तरीके से भाजपा और भाजपा के जो साथी संगठन है, सब लोगों ने वहां पर अपनी एक निगाह बनाए रखी थी, क्योंकि भाजपा का शुरू से ये था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की का जो गृह क्षेत्र है, वहां से एक बार पश्चिम बंगाल में फिर से भाजपा का भगवा ध्वज लहर जाए। तो वो सबके सामने लहर गया, और ये भाजपा के कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी को शुभकामनाएं कि भाजपा की कड़ी मेहनत के बाद सरकार बनी। लेकिन दूसरा के लोग लगे रहे, बूथ स्तर तक, निचले स्तर तक काम किया। नहीं, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला जो वक्तव्य था गृह मंत्री जी को, जैसे कि भाजपा के लोग मानते हैं उनको चाणक्य और भिन्न भिन्न उपाधियां उन देते हैं कि मैं 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में ही रहूंगा। देश के हमारी केंद्रीय सुरक्षा बल चुनाव 4 मई के अगले 60 तक नहीं जाएंगे। कोई भी टीएमसी का गुंडा अगर यहाँ कोई गुंडागर्दी करेगा, उसको उल्टा नहीं लटका दिया जाएगा। तो ये इस तरीके की जो वक्तव्य हुए, उससे जाहिर हुआ कि इस पश्चिम बंगाल में जो अभी तक तुष्टीकरण और एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जो टीएमसी ने अब तक कृत्य किया, तो इस बार अगर भाजपा को पश्चिम बंगाल की आम जनता, युवा, महिला, बेरोजगार लोग अगर भाजपा के लिए, भाजपा के साथ खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पश्चिम बंगाल एक सुरक्षित हाथों में होगा। और इन सब चीजों का बड़ा फैक्ट हुआ। और दूसरा जो बूथ मैनेजमेंट था, बूथ मैनेजमेंट यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव में सभी को जग जाहिर था कि भाजपा के लोग यूपी, बिहार, दिल्ली, न जाने किस किस प्रदेश के लोग वहां पर पड़े रहे। एक बूथ पर एक बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक, मंत्री। तो उससे जो 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया भाजपा ने, वो सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट पहले दिन से पश्चिम बंगाल था। और पश्चिम बंगाल में मुझे नहीं लगता कि भाजपा को भी ये भरोसा रहा होगा कि हमारी सीट लगभग 200 के आसपास आ जाएगी। वो भी शायद भाई 170-160 के आसपास आगे लगा रहे थे। तो ये इसका यही परिणाम था। तो वहां पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की जनता को विश्वास में लिया। और दूसरा जो इनका जो एक टॉपिक था टीएमसी का, जो एक नेगेटिव परिणाम आने का, तो उसमें स्थिति ये थी कि भाजपा के जो संदेश खाली वाली जो घटना थी, वहां जो महिलाओं के साथ टीएमसी के बड़े नेता ने जो एक सिंडिकेट बनाकर जो महिलाओं को शोषण किया, उस पर टीएमसी का तत्काल उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना। दूसरा, वो डॉक्टर वाली घटना पर भी ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री थी इस प्रदेश की, और एक लंबे समय तक 15 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री के, उनका भी उस पर कोई वक्तव्य नहीं था। उन्होंने भी सीधे सीधे यही बोला था कि इतनी रात को 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर, मतलब ऐसे ऐसे वक्तव्य थे जो निंदनीय थे। महिला मुख्यमंत्री होकर महिला के प्रति अपराध होना, तो ये सब चीजों को देखे महिला, बेरोजगार युवाओं ने ये मन बना लिया था कि जाहिर बात है महिला सुरक्षा का मुद्दा काम किया सर। और जैसे कि आरजीकर रेप पीड़िता जो थी, उनकी मां जब मैदान में उतरी, उनको बीजेपी ने टिकट दिया, तो अगर मैं अभी के आंकड़ों की बात करूं तो रत्ना देवनाथ इस वक्त 15,000 वोटों से आगे चल रही हैं। मतलब कह सकते हैं कि इस वक्त 13 राउंड की वोटिंग होनी है, लेकिन काउंटिंग होनी है, 6 राउंड की काउंटिंग में 15,000 वोटों से आगे चल रही हैं। यानी कि साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जनता ने जो है भरोसा जताया है, और जनता को चाहिए कि जो दर्द उनकी मां ने महसूस किया है, वो दर्द अब किसी बेटी की मां को ना महसूस करना पड़े। वो सुरक्षा, वो भरोसा इस वक्त बंगाल में जरूरी है। हमारे साथ सुरेश सिंह साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष है वाराणसी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो ये जो निर्णायक जीत की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है, इतिहास में ये पहली आपकी बंगाल की जीत है, पहली फतह है। और इसमें कौन सा मुद्दा है जो लगता है सर आपको बहुत ज्यादा काम कर गया है, जिसकी वजह से आज आपको ये जो जीत है, जीत का रसगुल्ला आज आप खाने वाले हैं? सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हेलो, जी सर, आ रही है? जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से बंगाल की जनता ने इस को सरकार, जिसने कभी भी महिलाओं का, धर्म का, यहाँ तक कि विकास का पुराना इतिहास रहा है, इन्होंने पूरे किसी भी नई कंपनियों को वहां आने नहीं दिया। बेरोजगारी का आलम रहा। धर्म के नाम पे जिन लोगों ने खेल खेला वहां पे, जिस तरह से वहां पे एक वर्ग विशेष के लोगों को बढ़ावा दिया गया, जिस तरह से वहां बहनों के साथ मजाक हुआ, जिस तरह वहां पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया, आज बहुत ही बधाई के पात्र हैं पूरे बंगाल के लोगों ने कि अपने उस डर को हटाते हुए, उस डर से, उस भय से बाहर आके उन्होंने आज टीएमसी के खिलाफ वोट दिया।
पूरी की पूरी भारत की जनता आज बंगाल को सलाम करती है। ठीक है, जाहिर बात है कि सर ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं ज़रूरी थे, जैसा कि बंगाल की जनता भी ये बात कह रही है कि 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो है ये क्लीन स्वीप बीजेपी को मिली है। लेकिन सर बीजेपी के लिए भी ये एक मौके की तरह अगर बीजेपी इसको लेगी, या बीजेपी को अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि अब हम जो चाहते थे बंगाल में हमने वो कर लिया, हमें जीत चाहिए थे, हम जीत गए, उन वादों का क्या सर जो जनता इस वक्त हमें देख रही है? आपसे जवाब लूं उससे पहले सर एक और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बंगाल की सभी 293 सीटों पर लगभग जो है तस्वीरें साफ हो रही हैं। 194 पर बीजेपी है, टीएमसी 94 सीटों पर आगे है, बीजेपी प्रचंड बहुमत से आगे चल रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल की सभी 293 सीटों पर इलेक्शन कमीशन का रुझान सामने आ गया है और लगभग बीजेपी 194 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा 19-20 जरूर होगा यहाँ पे, लेकिन अब 15-20 वाला स्पेस नहीं रह गया है। लगभग बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। टीएमसी 100 का आंकड़ा पार करेगी नहीं, काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। ममता बनर्जी इस वक्त 7000 वोटों से आगे चल रही हैं, पहले 20,000 तक पहुंची थी, लेकिन तब लग रहा था कि कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को हो सकता है हार का सामना करना पड़े, लेकिन अब ममता बनर्जी लगभग 7000 वोटों से आगे चल रही है। यानी कि स्थिति कभी भी पलट सकती है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आगे है। आसनसोल दक्षिण से लगभग मान लीजिए बीजेपी की जीत तय है, क्योंकि अग्निमित्रा पॉल 40,000 वोटों से आगे चल रही हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सुरेश सिंह साहब जुड़े हुए हैं, विकास जोगी सर जुड़े हुए हैं। हाँ सुरेश सिंह जी, आप ही से मेरा ये सवाल था कि अब बंगाल में जीत के बाद बीजेपी का टारगेट क्या रहने वाला है? कि जीत हो गई है, इसका जश्न मनाएंगे अभी कुछ समय तक, या सीधे एकदम से काम पर लौटेंगे, जो काम नहीं हुआ है, जो वादे जनता के साथ किए उनको पूरा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का शुरू से, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने शुरू से जो वादे किए, करनी और कथनी में हमारे कभी भी फर्क नहीं रहा। जिन जिन राज्यों में हमारी सरकारें जो हमने वादा किया था, सुरक्षा की बातें की हों, डेवलपमेंट की बातें की हों, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया उसको सर्वप्रथम आगे रखते हुए उन वादों को पूरा करने का काम किया। मैं पूरी तरह, क्योंकि आप देख रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, योगी जी के नेतृत्व में यहाँ चल रही हैं सरकारें, एक भय मुक्त वातावरण में हम पूरे यूपी के लोग जीते हैं। मैं पार्टी ने हमेशा इस चीज को ध्यान रखा है कि जो भी हमने कहा है, जो भी हमने वहां पे घोषणा की है उसको पूरा करेंगे, और अपनी करनी और कथनी में कभी भी अंतर नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी और एक सफल नेतृत्व देने का काम करेगी। ठीक है। अब सुरेश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सफल नेतृत्व होगा, लेकिन अब तक सीएम के चेहरे को लेकर जो है कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि कौन वहां का मुख्यमंत्री बनेगा। कब तक ये क्लियरेंस होगा, या सीधे एक दिन आप शपथ ग्रहण के दिन ही सरप्राइज करेंगे? देखिए, ये हमारे परिवारवादी पार्टी है नहीं, हमारी नीति से चलने वाली ये हमारी पार्टी है। यहाँ पे विधायक मंडल दल की बैठकें होंगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व उनके साथ डिस्कस करेगा और ये सर्वसम्मति से हमारे नेता चुने जाते हैं। हमारे नेता किसी परिवार में पैदा हुआ हुआ व्यक्ति वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बनता है। ठीक है। तो इस तरह हमारी जैसे संख्या आएगी, हमारी अपनी विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें जो भी होगा एक अच्छा नेतृत्व बंगाल को देने का प्रयास होगा। ठीक है। विकास जी, आपके पास आऊंगी। ये जो तस्वीरें सामने है, सुरेश सर साफ तौर पर कह रहे हैं कि परिवारवाद पार्टी नहीं है, हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा चुनने में। क्या लगता है कि सीएम पद, क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी मैदान में उतरी थी 2021 में, तो बीजेपी के हार को लेकर एक कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि सीएम कौन बनेगा ये क्लियर नहीं था, इस वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन तस्वीरें तो इस बार भी क्लियर नहीं थी कि सीएम कौन बनेगा, लेकिन बीजेपी फिर भी प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इन 5 सालों में क्या बदला है? कार्यकर्ता जमीन पर उतरे, काम किया, ये बदला, या फिर इन पिछले दिनों अगर हम कहें लगभग 3 महीने से जो बीजेपी ने बंगाल में मेहनत की है वो रंग लाई है? सर आपने किससे? मुझसे पूछा? जी विकास जी। मेरे से पूछा। गुप्ता जी, साथ ही पैनलिस्ट के सुरेश जी भाई साहब हमारे भाजपा से हैं। ये तो बिल्कुल एक कड़वा सच है कि भाजपा अपने 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 जिस राज्य में इनकी सरकार है और जिस राज्य में इनका संगठन मजबूत है, वहां अभी तक स्टेट क्षेत्रीय स्तर पर कोई फेस वैल्यू नहीं बना पाए। क्योंकि 2016 का चुनाव बंगाल का, 2021 का चुनाव बंगाल का, 2026 का चुनाव बंगाल का, यानी कि 15 साल भाजपा का वहां पर गिरते मरते पिटते करते इस तरह की घटनाएं झेलते, उत्पीड़न होते हुए कार्यकर्ताओं का
क्या अभी तक 15 साल में कोई ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसको आज ये पहले से ही एक फेस वैल्यू दिखा सकते थे, इसको हम पश्चिम बंगाल की कमान सौंपेंगे, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, एनीबॉडी, चाहे वो अभी इन कार्यकर्ताओं में से कोई बनकर आ जाए। वही स्थिति इनके साथ दिल्ली के अंदर थी, तो वही स्थिति बिहार के अंदर, मतलब ये सब स्थिति अन्य सभी राज्यों में देखा जाए तो यूपी की भी यही घटना ले लो, योगी जी के बनने से पहले भी सब मिसमैच ही था कि कौन बनेगा कैसे बनेगा। कि आज भी भाजपा, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि भाजपा कभी, सुरेश जी आपको खुद एक ऐसे स्थान से है बनारस से, कि आज भी भाजपा क्या सिर्फ मोदी जी के पीछे चल रही है? कि आज भी वही पर्ची से ही काम आएगा निकलकर, या फिर आज भी कोई ऐसा होगा कि कहीं और इधर उधर से दाएं बाएं से कोई दबाव प्रेशर में कोई नाम आएगा? ये आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा। भाजपा आजकल अपने जो फेस वैल्यू बना पाई, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और इतने सारे उसके संगठन होने के बावजूद भी कोई एक सिंगल ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा भाजपा को चुनाव की दृष्टि से पहले कि वो अपना फेस वैल्यू सीएम क्लियर कर दे कि ये सीएम बंगाल का होगा, ये दिल्ली का सीएम होगा। दिल्ली में भी कितनी उठापटक रही, चाहे परवेश जी होंगे, राम जी होंगे, श्याम जी होंगे, पता लगा रेखा जी हो गई। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए तो मेरा अपना एनालिसिस है, कहीं ऐसा ना हो पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी फिर से किसी महिला को लेकर ना आ जाए। महिला की काट महिला से ही करेंगे ये। शुभेंदु अधिकारी इतने पिटे, इतने मतलब उनके साथ ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ। अगर सुरक्षा बल मजबूत नहीं होते तो शायद हो सकता है उनकी हत्या भी कर देते टीएमसी के कार्यकर्ता। कितनी गुंडागर्दी उन लोगों उन्होंने झेल ली थी शुभेंदु जी ने, तो फिर कहीं उनके हाथ में दांसा न लग जाए। तो आज अभी तक भाजपा की तरफ से कोई क्लियर स्टैंड नहीं था कि शुभेंदु अधिकारी हमारे इन फ्यूचर चेहरा होंगे, या फिर जो भी भिन्न भिन्न रहा हो। लेकिन आज भी भाजपा फेस वैल्यू का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती कि अगर जीत गए तो मोदी जी के ऊपर, हार गए तो संगठन के ऊपर। ये सब चीजें अभी क्लियर करनी होगी। इस वक्त जो भाजपा फुल फ्रेश, फुल मजबूती में है। आप तो बनारस जैसे शहर से हैं सुरेश जी, यानी मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से हैं, तो अभी तक भाजपा नहीं कर पा रही। तो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर ठीक है सुरेश जी जवाब लेंगे कि क्या अब वो समस्या हो गई कि अगर जीत गए तो यूएसपी प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर हम दे देते हैं, और अगर हार गए तो फिर संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन फेलियर, या फिर हम कुछ जनता के मैंडेट्स के ऊपर डाल देते हैं? क्या वो कारण है कि अब तक आप लोगों ने सीएम फेस नहीं फाइनल किया है? क्योंकि 2021 में हार का सबसे बड़ा कारण यही था कि बंगालीज को लगता था कि अगर बीजेपी जीतेगी तो हमारे सर के ऊपर, यानी कि हमारे ऊपर कोई ऐसा मुखिया आएगा जो बंगाल से नहीं होगा, हमारी संस्कृति को नहीं समझेगा, हमारी भावनाओं को नहीं समझेगा। तो एक बंगाल में बीजेपी 2021 में हार का सामना करती है, लेकिन 2026 में भी इससे सीख नहीं लेती है और सीएम का फेस अब तक फाइनल नहीं करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि सीएम या पीएम हमारे, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ संगठन के रूप में अमित शाह जी रहे हों, वहां पे सुनील बंसल लगे हों, जिन्होंने संगठन आज उस पूरे वेस्ट बंगाल में लोग खून पसीने की बात करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने खून से बंगाल को सींचा है। आज वो जो कमल खिला है उनके खून पे खिला है। हमारे यहाँ निश्चित तौर पे ये बात है कि पार्टी में लीडरशिप की हमारे कमी नहीं है, बहुत से लीडर हमारे वहां भी हैं, लेकिन ये तय करने का काम हमारे विधानमंडल दल का है। हमारे ऐसे नेतृत्व उन नामों को लेकर उनके बीच जाएंगे और जो भी वहां चयन हो। क्योंकि मैं आपको फिर बताऊं, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी नहीं होती तो उनके भतीजे मुख्यमंत्री होते, लेकिन हमारे ऐसी परंपरा कुछ नहीं है। हमारा कार्यकर्ता ही होगा, वो भी वेस्ट बंगाल का ही व्यक्ति होगा, वहां का ही कार्यकर्ता, वहां का ही मुख्यमंत्री होगा, कहीं बाहर से आने वाला नहीं। ठीक है सुरेश जी, क्या लगता है कि अगर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराते हैं, जीत जाते, तो क्या शुभेंदु अधिकारी एक तगड़े दावेदार होंगे सीएम पद के? निश्चित तौर पे वो भी एक बहुत ही तगड़े दावेदार हैं और पार्टी उनपे भी विचार कर रही होगी, जैसा भी शीर्ष नेतृत्व अपना निर्णय लेगा। वो भी उसके हकदार हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया है, पार्टी को खड़ा करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने काफी त्याग किए हैं, उनके भी उस चीज पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। पर सर त्याग तो दिलीप घोष ने भी किए, लेकिन पार्टी ने तो उन्हें ऐसे निकाला जैसे चाय से मक्खी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी रिजल्ट आने दीजिए। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को इतना मजबूत किया, उन्हीं के बीच से कुछ न कुछ तय होंगे। ये विधानमंडल दल में किन के नाम जाते हैं ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, इन लोगों को पता है। ठीक है। अब विकास जी आपसे मेरा सवाल होगा और आपसे ये समझना चाहूंगी कि ना सिर्फ बंगाल लेकिन असम की भी जो स्थिति है, असम की जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि बीजेपी तीसरी बार जो है वहां पर सरकार बनाएगी। लेकिन सवाल ये है कि गौरव गोगोई जो कांग्रेस के बहुत बड़े और चर्चित नेता हैं,
वो चुनाव हार गए हैं। तो यानी कि साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का एक जो चेहरा था वो और भी ज्यादा धूमिल होता जा रहा है जनता के बीच में, अब कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। मुद्दा जी, अभी सुरेश जी की बात को मैं दोहराऊंगा। भी बोला था कि अगर ममता बनर्जी टीएमसी चुनाव जीत जाती, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं होती तो उनका भाई होता, भतीजा होता, ये सब चीजें बोला। भाजपा के लोग इस बात को क्यों नहीं बोलते कि परिवारवाद अन्य पार्टी के अलावा भाजपा के अंदर भी परिवारवाद बहुत मजबूती से है। कृपया परिवारवाद पर बात मत करना बंद करिए आप भाजपा वालों, क्योंकि परिवारवाद देखा जाए तो यूपी में कूट कूट कर परिवारवाद भरा हुआ है। मुख्यमंत्री का मौका नहीं लगता, वरना मुख्यमंत्री की स्थिति भी ऐसी ही बन जाए यूपी की। अगर हम बात करते हैं तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनके बेटे विधायक, बाबू कल्याण सिंह उनके बेटे सांसद, उनके बेटे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, और वो अभी और लंबी लाइन में लगे। ऐसे बहुत सारे नेता हैं यूपी के अंदर जो परिवारवाद की स्थिति में लगे हुए हैं। तो परिवारवाद तो हर पार्टी में है, अभी भी कहीं कोई ऐसा नहीं हो परिवारवाद खत्म हो गया। अगर देखा जाए, गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे खुद बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगर ग्वालियर एमपी में जाए तो एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे भी क्रिकेट बोर्ड के एंट्री कर गए। तो ऐसे परिवारवाद हर जगह है। और रहा इसका कि असम की घटना, चुनाव की आपने बात की, असम का चुनाव बिल्कुल पलट जाता अगर कांग्रेस उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेती। जैसे पवन खेड़ा जी ने एक मुद्दा उठाया था 3 पासपोर्ट वाले विषय को, लेकिन जैसे जैसे वो मुद्दा हाईलाइट तो हुआ, लेकिन कांग्रेस एकदम धरातल की ओर चली गई, वो एकदम घबरा गई। बिल्कुल उसने कोई सिंगल पॉइंट एजेंडा नहीं अपनाया जिसमें कि पवन खेड़ा की बात को आगे बढ़ाते, चाहे वो झूठा होता सच्चा होता, वो एक भविष्य का विषय था। उसमें सिर्फ पवन खेड़ा जी का ऐसा इलाज हो गया कि वो बिल्कुल गायब हो गए धरातल से, बिल्कुल पूरे चुनाव नजर नहीं आए। और जिसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस को वहां पर एक हताशा महसूस हुई असम में। और विष्णु शर्मा जी हालांकि वो जीतने की कगार पर थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जीत इतनी बड़ी होती। और रहा इसका कि पश्चिम बंगाल में जो एक भाजपा की जो अच्छी जीत हुई है, अच्छी काउंटिंग, अच्छी वोटिंग आई है, उसमें कोई विपक्ष में तीसरा व्यक्ति नहीं था। बाकी जनता को, कुछ परसेंट जनता को ये भी था कि टीएमसी से हम नाखुश हैं, तो हम पर दूसरा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। तो उनको लगा कि भाजपा ही ऑप्शन है, भाजपा के अलावा वहां कांग्रेस समाप्ति पर थी। और जो आज कम्युनिस्ट आज जो जीरो हो गया बिल्कुल इस चुनाव के बाद में, तो कम्युनिस्ट का भी तो ये टूट कर कम्युनिस्ट कुछ तो टीएमसी में चला गया, कुछ कम्युनिस्ट भाजपा के अंदर भी है। तो विपक्ष एक ही सिंगल ही था, टीएमसी या बीजेपी। और सेम कंडीशन असम के अंदर ये था कि विश्वकर्मा जी का कार्य अच्छा था, कांग्रेस के जो नेता में थोड़ा सा एक जोश आया था पवन खेड़ा की बात को लेकर, वो एकदम हवा निकल गई, गुब्बारा फूट गया। तो इसलिए वहां पर असम का रिजल्ट सबके सामने था। और इन सब चीजों से हटकर अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में देखो, तमिलनाडु में कैसे टीवी के जो पार्टी बनी थी अभी मुश्किल से 1.5 से 2 साल पहले, वो दूसरे केजरीवाल बनकर उभरे हैं, तो 100+ सीट आई है उनकी। तो अब आज की जनता कोई बधुआ मजदूर वाला काम नहीं करती, ना कोई बधुआ है कि कांग्रेस के भाजपा के हम बिल्कुल स्थायी है। आज ये युवाओं का देश है, और युवा अपने रोजगार, अपने हक, अपनी सुरक्षा, इन सब बात करेगा, जो इन सब चीजों को करेगा, जो सब इन चीजों को बातें जो विश्वास में लेगा। आम जनता, आम युवा, आम वोटर उसके साथ खड़ा होगा। और रहा पश्चिम बंगाल के रिजल्ट का, इसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका एसआईआर की भी अच्छी रही है, कि एसआईआर यहाँ ईमानदारी से हो गया। अगर इस एसआईआर में अगर वही पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी का इंटरफेयर पूरा बना रहता, तो मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पर बंगाल में फिर से भाजपा रिपीट कर पाती। और दूसरा, इसमें जो कैडर इनका कार्यकर्ता है भाजपा का, बड़े पदाधिकारी 10 दिन 15 दिन पहले आते, जो कैडर कार्यकर्ता है यहाँ पर, जो बूथ तक जो लगा रहा, जो बूथ अध्यक्ष जो आज तक पिटते रहे, परेशान होते रहे, उस कार्यकर्ता की मेहनत है। और आप सुरेश जी के माध्यम से मैं चाहूंगा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचे। आप बनारस जैसे शहर से हैं, कि ऐसा ना हो जैसे उत्पीड़न आपके यूपी में कार्यकर्ताओं का होता है, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न ना हो, कि बड़े लंबे समय के बाद कार्यकर्ताओं की बहुत बलि दी गई है, और देने के बाद में तब जाकर आज एक कमल खिला है। तो उसमें कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि बना रहे, बस यही हम आपसे कहेंगे कि एज ए नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते। ठीक है, जाहिर बात है, ये तो हम सब जानते हैं कि पोस्ट वायलेंस कितना बंगाल में हुआ है, और यही वो कारण है सबसे बड़ा कि इस बार जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का दावा इलेक्शन कमीशन ने किया था, वो भी चीजें हमें देखने को मिली है, और आज नतीजे जो है तब्दील हुए हैं। सुरेश जी, क्योंकि आप सुन रहे थे काफी समय से विकास जी को, और वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि कार्यकर्ता जो जमीन स्तर पर उतरे, क्योंकि जाहिर बात है जो बड़े नेता है वो तो 15-20 दिन पहले से चुनावी रैलियां शुरू करते हैं, लेकिन जमीन स्तर पर उतर वो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो धूप बारिश, किसी की
चिंता नहीं करते, लेकिन सिर्फ निस्वार्थ भाव से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो उन कार्यकर्ताओं को इस जीत का श्रेय दिया जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हालांकि आज प्रधानमंत्री शाम को जब संबोधित करेंगे तो मुझे लगता है कि वो इस बात का जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन सुरेश जी, पूरे इस 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से विकास जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि केजरीवाल की तरह टीवी के जो विजय की पार्टी है वो भी धीरे धीरे अब ऐसी स्थिति में आ गई है कि हो सकता है कि वो पार्टी कंप्लीटली जीत जाए, मतलब क्लीन स्वीप के साथ जीत जाए। तो ये जो तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही है अलग अलग राज्यों की, साउथ में बीजेपी की पकड़ जो है वो थोड़ी कमजोर है, ये भी तस्वीरें बता रही हैं। तो बंगाल में ये जो जीत आपको मिली है, एक बड़ी जीत जो आपको मिली है इतिहास में पहली बार, इसका सीधे तौर पर अगर हम बात करें, श्रेय किसको जाएगा? क्या प्रधानमंत्री को ही इसका आप श्रेय देंगे, कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय देंगे, या क्योंकि आप बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनको इसका श्रेय देंगे? पूरा श्रेय हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, और हमारे जो नेतृत्व करते, जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया, जिन्होंने मेरे में ऊर्जा भरी, जैसे अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री जी, और जिस तरह कार्यकर्ता, विकास जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रवाद की ओर ध्यान देता, उसका व्यक्तिगत कोई मामले नहीं होते। राष्ट्र को देखते हुए वो इस राष्ट्र को गौरवमयी बनाने के लिए हमेशा वो अपने को समर्पित करके रखता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई अगर इस तरह की होंगी, लेकिन वेस्ट बंगाल में ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे नेतृत्व को और उन पूरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अपनी जान बाजी लगाते हुए वेस्ट बंगाल में आज इस तरह की सरकार बनाई है, पूरा का पूरा श्रेय हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है। ठीक है, लेकिन सर ये भी तो हमें देखना होगा ना कि पोस्ट वायलेंस हमने खूब देखा है, लेकिन आज अगर बीजेपी जीत जाती है, क्योंकि ममता बनर्जी अभी भी उम्मीद में बैठी हुई हैं कि शाम तक तस्वीरें बदल जाएंगी, और बीजेपी के जीत के बाद जो तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता, सही बात है, जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत पीटा गया है, बहुत प्रताड़ित किया गया है। वहां पर जिन्होंने बीजेपी को केवल वोट तक दिया था उन्हें भी बहुत प्रताड़ित किया गया है। ये बंगाल की सच्चाई रही है। तो आने वाले टाइम पे जिन जिन सीटों पर टीएमसी जीतेगी, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप कैसे सुरक्षित रखेंगे? क्योंकि दबंगई तो उनके अंदर चलेगी ही चलेगी। सब दबंगई आज शाम के बाद खत्म हो जाएगी। हम बहुत ही संस्कारी पार्टी के लोग हैं। हम वो कल्चर वहां नहीं लाएंगे जो टीएमसी ने लाया था, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने मारा, उनकी हत्याएं की। ये निश्चित तौर पर कार्यकर्ता नहीं करेगा, लेकिन आज शाम के बाद वो सभी गुंडे या तो बांग्लादेश की ओर फरार हो जाएंगे, या तो वाकई भारत का झंडा लेके घूमने का काम करेंगे। ये भी मैं दावा आपके चैनल से कर रहा हूँ। ठीक है विकास जी, तो सारे जो अपराधी हैं वो निकल जाएंगे यहाँ से, घुसपैठियों ने बैक पैक करना शुरू कर दिया, ये दावा बीजेपी कर रही है। अच्छा ऐसा ही हो, लेकिन कार्यकर्ता सम्मान सर्वोपरि हो, क्योंकि कार्यकर्ता के दम पर भाजपा आई है। मेरा अपना एनालिसिस है कि बड़े नेता के दम पर पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ती, वो एक लीड करता है व्यक्ति। और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 1950 के बाद पहली बार भाजपा आना, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज कहीं से देख रहे होंगे भाजपा को, तो उनको बड़ी मन में संतुष्टि और प्रफुल्लित हो रहे होंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भूमि माँ दुर्गा का स्थान, ऐसे स्थान से भाजपा को पॉजिटिव होना, ये वास्तविक इनके राम राज्य की स्थापना है। और बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग, बशर्ते कार्यकर्ता सुरक्षित और सम्मानित रहे, क्योंकि सरकार बनना एक कोई बड़ा विषय नहीं है। सरकार आती है जाती है, लेकिन सरकार के साथ साथ कार्यकर्ता सुरक्षित रहे, कार्यकर्ता का सम्मान बना रहे, वो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। और उसके मुझे लगता है जैसे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस पर ध्यान दें, जिससे कि सारी व्यवस्थाएं अनुकूल रहें, तो बड़े लंबे समय के बाद आपको बंगाल की बागडोर आपके हाथ में आई है। विकास जी क्या लगता है, झालमुड़ी ने झोल कर दिया है? हाँ, वो एक नहीं, कई फैक्टर हुए थे इसमें। देखा जाए मोदी जी का एकदम निचले स्तर पर आ जाना, और दूसरा एक और मैटर था, जैसे झालमुड़ी वाला विषय आया, उससे एक आम जो बिल्कुल निचले स्तर का वोटर था, उनको लगा कि देश का प्रधानमंत्री जैसा एक रेडी पटरी पर आकर खा सकता है, एक अचंभा था बिल्कुल उन लोगों के लिए। तो एक वो वोटिंग एकदम डाइवर्ट हुआ मानसिकता। और दूसरा जो एक वो डॉक्टर की मदर के लिए जो एक भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारा, असल भाजपा की सोच अभी मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों को देखा जाए तो लंबे समय से भाजपा है, मोदी जी और अमित शाह दोनों की जोड़ी को लेकर अन्य पार्टी विपक्षी पार्टियां भी ये समझ नहीं पाई कि इन लोगों की मानसिकता कैसी है। तो उस मानसिकता को नहीं देखकर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने उस चीज को क्लिक किया कि मुझे इस डॉक्टर की मदर को अगर मैं प्रत्याशी बनाता हूं और ये बात मंच से बोलता हूं कि हम महिला सम्मान, महिला सुरक्षा अगर सबके सामने देंगे तो उससे वोट डाइवर्ट होगा। और सेम वही हुआ कि उस
महिला के वोटिंग में आने से महिलाओं को लगा कि जब इसे डॉक्टर की महिला को इतना बड़ा सम्मान मिला तो भाजपा महिला हितैषी कहीं ना कहीं है और महिलाओं को सुरक्षा देने की स्थिति में ये पार्टी रहेगी। ठीक है, जाहिर है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, बीजेपी ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया था, वो भी काम कर गया है। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सुरेश जी आपके पास आऊंगी। और क्योंकि अब बीजेपी बंगाल का किला, ममता बनर्जी का जो किला है, लगभग फतेह कर चुकी है, लेकिन हालांकि ममता बनर्जी के मन में उम्मीद बाकी है। ममता बनर्जी ने अब से थोड़ी देर पहले एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि कार्यकर्ताओं से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्ट्रांग रूम के बाहर ही डटे रहें, अड़े रहें, शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी और हम ही जो है बंगाल में जीत दाखिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे। तो ममता बनर्जी के इस उम्मीद भरे बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वो इस तरह का भाव रखें, वो अपने कार्यकर्ताओं को इस स्ट्रांग रूम का इंतजार कराते रहें। ईवीएम की गिनती चालू हो गई है, हमें लगता है कि 8 राउंड के लगभग हो चुके होंगे, ऐसी जो है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस विजय रथ को रोकने की अब उनके पास कोई टेक्निक, बहुत हो गया नाटक। 3 दिन से ये कहा था कि ईवीएम लूट गए, स्ट्रांग रूम के ताले टूट गए, लेकिन जब जनता ईवीएम में वोटों को भर दिया, आज उसके जब नतीजे निकल रहे हैं, अब वो बहाने खोजती रहें, लेकिन मैं पूरी नारी शक्ति को खास तौर सलाम और प्रणाम करता हूं कि उन बहनों ने जिस तरह अपने, मैं पिछली बार भी था मैडम वहां पे, 1 महीना था, इस तरह का भय का वातावरण था। माने फ्लैटों के अंदर की स्थितियां ये थी कि हम लोग इतना निवेदन करते थे तो महिलाएं कहती थी कि नहीं हम वोट नहीं दे पाएंगे। ये भय हम लोगों को भी ये लगता था कि कब ये ऐसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा को शांति मिलेगी, जब वेस्ट बंगाल में ऐसा का वातावरण उन लोगों ने बना रखा था। और इस बार हमारे नेतृत्व ने और खास तौर से कार्यकर्ताओं ने जब इस भय के बंधन को तोड़ा है, तभी हमने कमल खिला पाए हैं। नहीं तो जो नाटक वहां पे हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सब आप 2-2 बार बम फेंके गए, मैं खुद इसका गवाह हूं। ठीक है, तो मैं बहुत हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता विश्वजीत दा जुड़ गए। विश्वजीत दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी दीदी के मन में अभी भी उम्मीद बाकी है। विश्वजीत दा, रुझान जो कह रहे हैं, क्या अभी भी आप लोगों के मन में उम्मीद है, या फिर ये बस ये है कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल ही अच्छा है गालिब? देखिए, फाइनल रिजल्ट आने दीजिए शाम तक, क्योंकि अभी काउंटिंग कुछ स्लो हो रहा है। बहुत जगह पर बीजेपी को बढ़त देने के बाद 4-5 राउंड के बाद जब टीएमसी का बढ़त आ रहा है, वहां पर काउंटिंग स्लो कर दिया गया। अभी तक 6 महीना पहले निर्वाचन कमीशन गणेश कुमार जी बंगाल का अंपायर हो गए थे, और वो अंपायर का जो खिलाड़ी थे मोदी जी और अमित जी, उनके लिए पूरा खेलने के बाद बंगाल का जनता का वोट गणेश जी ने करने का कोशिश किया। अभी फाइनल रिजल्ट हम दीजिए, फाइनल रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, मतलब ये सही है विश्वजीत दा, ये बिल्कुल सही है विश्वजीत दा कि अगर आप लोग जीत गए तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, और अगर बीजेपी जीतती है तो फिर आप कह देंगे कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है ज्ञानेश कुमार, वो बीजेपी के लिए, अमित शाह के लिए काम कर रहे हैं। ये तो विडंबना हो गई ना। आप चालू कर देना। जिस जगह वोट हो रहा है वहां पर आप 27 लाख डायरेक्टर के नाम काट देते हैं। आपको रोहिंग्या नहीं मिलता है और आपको बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं मिलता है, लेकिन जो 2002 में वोट दिया है उसको नाम मिलता है और उसी का नाम आप काट देते हैं। 27 लाख नाम ऐसा था, आप काट दिए थे। अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो सारे नाम काट दिए जाते। वोटर डायरेक्टर का नाम काट के आप वोट जीतना चाहते हैं और बंगाल का बदनामी करने का काम आप लोग किए हैं सारे तक। लेकिन बंगाल का आप जनता जानते हैं ममता बनर्जी कैसे बंगाल का डेवलपमेंट किया है। अगर भाई साहब बीजेपी के बात बोल रहे मध्य प्रदेश कैसे महिला सुरक्षित है, हम लोग देखते हैं। मणिपुर 3 साल से जल रहे हैं, मणिपुर जाने का मौका नहीं मिलते हैं। मोदी जी को और
अमित शाह जी को, ठीक वहीं है, पर जाके थोड़ा ठीक झाड़ू खा लेते, है। विश्वजीत दा, नौका विहार कर लेते, विश्वजीत दा, तो अच्छा होता। आपको सुरेश दा, आपको सुरेश जी जवाब दे, उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि वो आपको विश्वजीत दा, आपको नहीं पता कि बंगाल में जितने भी हिंदू त्योहार होते हैं उस पर दंगे होते हैं? हावड़ा का दंगा भूल गए क्या सर? आप लोग भूल गए मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था? आप लोग भूल गए संदेशखाली में क्या हुआ था? आप लोग भूल गए कि किस तरीके से काकुड़गाची में अभिषेक को दौड़ा के मारा गया था? आप लोग भूल गए? सर मैं बंगाल से ही हूँ सर, ये बात मत भूलिएगा। और बंगाल में एक एक चुनाव मैंने देखा है। मैंने देखा है कि राजारहाट न्यू टाउन के एरिया में कैसे आप लोगों ने बैलेट बॉक्स उठाकर तालाब में फेंका है आपके कार्यकर्ताओं ने। मैंने देखा है कि वहां पर किस तरीके से बम से बैलेट बॉक्स को उड़ाया गया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जब सर आप बात करते हैं तो आपके दावे इतने खोखले क्यों होते हैं? और इस बार जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन करवा रहा है तो उसको लेकर आप ज्ञानेश कुमार पर सर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ आप संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, दूसरी तरफ आप संवैधानिक पद की गरिमा को नहीं बनाए रख रहे हैं। जी विश्वजीत दा। भारतवर्ष में इतिहास साक्षी रहेगा। जब गणेश कुमार एक निर्वाचन कमीशन था जो बीजेपी के लिए काम करता आया है। बंगाल में हर वोट, पंचायत वोट बोलिए, म्युनिसिपल वोट बोलिए, कॉर्पोरेशन वोट बोलिए, यहाँ पर विपक्षी पार्टियां जीतते हैं। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में, त्रिपुरा में विपक्षी पार्टियां पर्चा नहीं भर सकते हैं। ये भी आप थोड़ा बोल दीजिए। और बंगाल में धरने के बाद बोलते हैं बंगाल का संस्कृति है। बंगाल में बीजेपी 2014 के बाद राजनीति किया है। बंगाल में दंगा करने का काम बीजेपी ने किया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। ममता बनर्जी डेवलपमेंट किया है, लेकिन गणेश कुमार जी के चलते आप लोग बंगाल में ठीक है। ममता बनर्जी ने डेवलपमेंट किया है। ममता बनर्जी ने डेवलपमेंट करते हुए ईवीएम पर बीजेपी के बटन पे टेप लगा दिया। ममता बनर्जी ने डेवलपमेंट करते हुए इत्र लगा दिया सर कि अगर कोई बाहर आएगा तो इत्र सूंघेंगे, बीजेपी को वोट दिया होगा तो उसको पीटेंगे। ये डेवलपमेंट हुआ है ना सर? सुरेश जी आपसे मैं जवाब चाहती हूँ। ये ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है पिछले दिनों से। बहुत बवाल हुआ है इलेक्शन के टाइम पर भी। और एसआईआर को लेकर तो ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि बीजेपी के एजेंट है और वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। क्यों आप लोगों ने सर सबको खरीद लिया है? ऐसे कैसे चलेगा लोकतंत्र में? आप लोकतंत्र तो है ही नहीं, मतलब आप लोगों ने तो सबको खरीद लिया। टीएमसी तो यही कह रही है। देखिए, ये लगातार जब जीतते रहे तो इलेक्शन कमीशन ठीक था। इनकी आदत है चुनाव हारने के बाद रोना। मैं मजुमदार साहब आपको आगाह करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, अपराधियों को अपराधी कहना सीख जाइए। गैर कानूनियों को संरक्षण देना बंद करनी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। जिस तरह के साथ अरे आपके पार्टी में, आपके बिजली में कितना गुंडा है, कितना बड़ा है। आपकी मुख्यमंत्री सिंह सिंगार को आप लोग शोषण देते हैं। अंकित भंडारी को जो रेपिस्ट है, लोग शोषण देते हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, सबसे ज्यादा शुल्क आप लोग देते हैं। बीएचयू में और छात्रा को जब रेप हो जाता है, धर्षण होता है, तब वो आईटी सेल, बीजेपी के आईटी सेल छात्रों को, लड़कों को आप लोग शोषण देते हैं। मेरा ठीक है विकास जी के पास जाऊंगी मैं। विकास जी आप सुन रहे हैं कि कैसे जो है टीएमसी के मन में अभी उम्मीद बाकी है और ये उम्मीद ही बता रही है कि अब क्योंकि धीरे धीरे ये जो उम्मीद टूट रही है, अब ये सीधे इलेक्शन कमीशन पर सवाल की उठा रही है। बीजेपी ने एक बात साफ कर दी थी और मुझे लगता है कि शायद बीजेपी की यही एक अच्छी चीज है जिसकी वजह से जनता थोड़ा सा और भरोसा कर पाती है कि अगर हारते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी कमी रही होगी, इस वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन विपक्ष के साथ ये सीन नहीं है। विपक्ष अगर हारती है तो वो कह देती है कि वोट चोरी हो रहा है। विपक्ष अगर हारती है तो वो कह देती कि ईवीएम में गड़बड़ी है। विपक्ष अगर हारती है तो कह देती कि बैलेट बॉक्स में गड़बड़ी कर दी गई है, सीसीटीवी खराब था। तमाम ऐसे बहाने हैं जो विपक्ष के पास तैयार होते हैं। क्या ये भी एक कारण रहा है टीएमसी को, जिस तरीके से इस वक्त जो टीएमसी के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, क्या ये भी एक इसमें कारण मान सकते हैं हम इसको? एक और बड़ी खबर इस बीच दर्शकों आप तक पहुंचा रहे। काउंटिंग सेंटर के लिए निकली ममता बनर्जी। काउंटिंग सेंटर के लिए ममता बनर्जी निकली हुई। अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने एक उम्मीदों भरा वीडियो जारी किया था। जारी करके कहा था कि थोड़ी सी उम्मीद अभी रखिए, थोड़ा सा हिम्मत मत हारिए। जितने भी प्रत्याशी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, काउंटिंग सेंटर के बाहर ऐसे ही बने रहिए, डटे रहिए। तस्वीरें बदलेंगी तो दिशा और दशा बंगाल की दोनों बदलेगी। काउंटिंग सेंटर के लिए ममता बनर्जी अब निकली हुई है, यानी कि मन से जो उम्मीद है वो टूटती हुई नजर आ रही है। कन्फर्मेशन के लिए ममता बनर्जी निकली हुई है काउंटिंग सेंटर। अब से कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले महज काउंटिंग सेंटर के
बाहर खूब हंगामा हुआ था, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था रात को 8 बजे से रात के 12 बजे तक। और एक बार आप देखिए ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर के लिए निकल चुकी हैं। ममता बनर्जी, आपको बताया दर्शकों, ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनावी मैदान में है। सिटिंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से मैदान में है और बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी कांटे की टक्कर इस वक्त ममता बनर्जी को दे रहे हैं। सुबह सुबह जब रुझान आने शुरू हुए थे तब शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे। इसके बाद तस्वीरें बदली। 12 राउंड की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी इस वक्त 7000 वोटों से आगे चल रही हैं। ममता बनर्जी अब निकल चुकी है काउंटिंग सेंटर के लिए, यानी कि काउंटिंग सेंटर के बाहर अब ममता बनर्जी मौजूद रहेंगी। पल पल की अपडेट वो लेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं धांधली की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी की कोशिश इस वक्त की जा रही है। और इसी वजह से ममता बनर्जी अब काउंटिंग सेंटर के लिए निकल चुकी हैं। पल पल की अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इसी बीच भवानीपुर सीट का क्या हाल है वो भी हम आपको बताते। देखिए ममता बनर्जी इस वक्त 7000 वोटों से आगे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी 7000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी कि तस्वीरें अभी भी बदल सकती हैं, क्योंकि अभी 8 राउंड की काउंटिंग बाकी है। हो सकता है ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से जीत हासिल करें, लेकिन धीरे धीरे जो है आंकड़ा, अब देखिए बीजेपी 157 सीटों पर चल रही है और टीएमसी 90 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। यानी कि अब ये आंकड़े जो है धीरे धीरे रिजल्ट में, नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। बंगाल में कमल खिलती हुई दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है, गजब का जश्न है। देखिए तस्वीरें, बीजेपी का झंडा लेकर, भगवा अबीर गुलाल लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक दूसरे को झालमुड़ी खिला रहे हैं। झालमुड़ी, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम पहुंचे थे, पद यात्रा कर रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ। उसी वक्त उन्होंने एक झालमुड़ी की दुकान पर रुककर 10 रुपए की झालमुड़ी खाई थी और उस 10 रुपए की झालमुड़ी ने पूरे बंगाल में जो है तस्वीर बदलकर रख दी है। हमारे साथ विकास जोगी जी हैं और मैं उनसे यही सवाल पूछना चाह रही थी सर कि अब सुन रहे हैं आप, ममता बनर्जी एक उम्मीदों बारा वीडियो जारी करती हैं और उसके 1 घंटे बाद काउंटिंग सेंटर निकलती हैं। क्या ये ममता बनर्जी की उम्मीद है जो उन्हें अब आगे काम करने के लिए या काउंटिंग सेंटर पहुंचने के लिए मजबूर कर रही है, या कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है और वो डर है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, इससे बेहतर है कि मैं काउंटिंग सेंटर पहुंच जाऊं? एक बौखलाहट भी है और दूसरा एक भय का वातावरण भी है कि कैसे एकदम इतना उलटफेर हो गया। उम्मीद थी कि 77 सीट हैं, 77 सीट से मैक्सिमम भाजपा को 100 सीट हो जाएंगी अगर ज्यादा मेहनत करेगी जिस तरीके से। लेकिन वही सीटें 195 के समथिंग हो गई, तो कहीं ना कहीं टीएमसी इस बात को पचा नहीं पा रही है। और दूसरा रहा भाजपा के वहाँ कोऑर्डिनेटर, भाजपा के नेताओं को वहाँ एक सामंजस्य बनाना चाहिए। जैसे जैसे देखा जा रहा है कहीं भाजपा के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, कहीं टीएमसी कार्यालय जलाए जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल फिर से सरकार चाहे देखो किसी की भी रही हो, आम जनता को नुकसान ना हो, कहीं फिर से बंगाल ना जल जाए, फिर से बंगाल में दंगा ना भड़क जाए, फिर से बंगाल में हिंसा ना हो जाए कि जो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को नुकसान उठाना पड़ जाए और एक मैसेज देश में मैसेज गलत जाए। क्योंकि आज भी कोई ना कोई ऐसे लोग हाथ लगाए बैठे होंगे कि किसी भी तरीके से चिंगारी उठे और हम उसमें घी डालने का प्रयास करें। और ये एक संदेश होना चाहिए सभी के लिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जीत हार आना जाना ये सब चीजें लगी रहती हैं। इसमें ममता जी को एक सिंसियर होने के नाते, गंभीर सीनियर सिटीजन होने के नाते कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए, ना कि वीडियो और फोटो जारी करके उनको उत्तेजित करना चाहिए कि वो काउंटरों पर बैठे हैं, बूथ एजेंट से बाहर नहीं जाए। ये सब भड़काने वाला प्रयास है। अभी आप जिस देश में रहते हैं उस देश की सुरक्षा व्यवस्था पर आपको सवाल, प्रश्न चिन्ह, उस पर सवाल आप लगाओगे तो आपको किस पर विश्वास होगा? क्या बांग्लादेश के आर्मी, बांग्लादेश की सेना आकर इस देश का चुनाव कराएगी, या कि कोई पाकिस्तान के लोग आकर तुम्हारे बूथ एजेंट बनेंगे तब आपको विश्वास होगा? बड़ा निंदनीय विषय है देश के राजनेताओं का। मतलब एक बनते वैसे पढ़े लिखे समझदार है, लेकिन ये हरकतें बिल्कुल ऐसी करते हैं। जब नेताओं को इस व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है तो आम जनता कैसे विश्वास करेगी? अभी आप अगर जीत जाते हो तो ईवीएम, बैलेट पेपर, सुरक्षा, केंद्रीय बल, पुलिस सिस्टम, सारा सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन जब ही हार जाते हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वो एक लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये तो प्रजातंत्र होना चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए, जिससे कि चीजें समाप्त हो जाए। एक बार जीत के बाद ही समाप्त होगी, अभी सारे सबको तानाशाही रवैया बना रहेगा। ये लोकतंत्र कहाँ रहा देश में? और रहा इसका घुसपैठियों का। ये भाजपा ने कहा, ये फिर जैसे भी रहा हो, घुसपैठी कहीं भी जाते हो वो देश के लिए घातक है। क्योंकि जो मूल जो पर्सनल प्रॉपर रहने वाले देश के, प्रदेश के आम नागरिक होते हैं, उनके हक पर घुसपैठी मारते हैं। और हम
वोटिंग के लालच के चक्कर में उस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पाते। उस पर सभी को सख्त रुख अपनाना चाहिए। और अभी साथ ही टीएमसी प्रवक्ता महोदय ने बोला था कि वो एसआईआर वाला विषय था, तो महोदय को मैं ये भी बताना चाहूंगा, एसआईआर जब शुरू हुई थी चुनाव आयोग ने आपको समय भी दिया था, 1 महीने के अंदर किसी का वोट नहीं छूटता है, नहीं करता है, जो भी होता है उसमें प्रॉब्लम परेशानी, उस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। क्योंकि जिस टाइम ममता बनर्जी का बताया सुप्रीम कोर्ट गई थी, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होने के नाते हम वहां मौजूद थे, हमने खुद देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार हाथ कर दिए थे, चाहे बिहार की पीआईएल हो चाहे पश्चिम बंगाल की पीआईएल हो। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट संस्था है, ताकि कोई वो सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार के हाथ में। अभी आप लोगों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा, जिससे आप चुनकर आप ममता जी 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रही है उसी इलेक्शन कमीशन से। और आज अगर इलेक्शन कमीशन अगर एक एनालिसिस करता है पूरी आम जनताओं का, तो उस पर आपत्ति किस बात की होती है? जो ठीक है वो ठीक होगा, जो गलत है वो गलत होगा, बात ही समाप्त हो गई। लेकिन नहीं, क्योंकि हमको डर है, क्योंकि कुछ वोट ऐसे हैं कि जो इस विधानसभा में वही वोट उस विधानसभा में, वही वोट उस विधानसभा में है, तो वो वोटों का विकास जी क्या ये वही डर है? क्या ये वही डर है जो बांग्लादेश तक, क्या ये वही डर है जो बांग्लादेश तक लग रहा है? बांग्लादेश की संसद में ये मुद्दा उठाया गया कि अगर बीजेपी जीतेगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चर्चा ये बिल्कुल क्यों मुश्किल इसलिए हो जाएगी ना, जब कहीं हद तक हमें मानना चाहिए, कहीं हद तक देखा जाए तो टीएमसी का भी काम अच्छा है बंगाल में, लेकिन कहीं हद तक भाजपा के लोगों ने भी एक बिल्कुल निर्णय अच्छा लिया केंद्र नेतृत्व में कि एसआईआर कराई। एसआईआर कराने से तो मूल कार्यकर्ता है, मूल नागरिक है, उसको फायदा नहीं होगा। लेकिन घुसपैठिए आकर वहां का उस प्रदेश की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं कि राजनेताओं को बस अपनी सत्ता बनाए रखनी है, अपनी कुर्सी बनाए रखनी है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा घर पहले सर्वोपरि है। हमें पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, पड़ोस के लोगों को हम मदद तब कर पाएंगे जब हम अपने देश में सुरक्षित होंगे, हमारे देश की हमारे परिवार के लोग सब सुरक्षित होंगे, तब हम पड़ोसी की मदद कर पाएंगे। के राजनेताओं की उल्टी मानसिकता है कि हमें पाकिस्तान के लोग प्यारे हैं, हमें बांग्लादेश के लोग प्यारे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग हमारे दुश्मन हैं। ठीक है। अब विश्वजीत दा, आप कह रहे थे कि बीजेपी ने ऐसा किया, बीजेपी ने वैसा किया, सब बीजेपी के साथ है, इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के साथ है। लेकिन जो आप केंद्र में आप जिसके साथ रहते हैं, कांग्रेस के साथ में, कई आप लोग प्रदर्शनों में साथ रहते हैं, कई बार आप लोगों के ऐसे जो मन के जो मिलाप हम लोग देखते हैं केंद्र में। लेकिन जब राहुल गांधी बंगाल आते तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि ममता बनर्जी अगर ऐसे काम करती, वैसे काम करती तो अच्छा होता, लेकिन अगर ममता बनर्जी ने ये नहीं किया तो हो सकता है हार का सामना करना पड़े। जब राहुल गांधी खुद ये बात कह रहे हैं तो फिर आप ये इल्जाम ज्ञानेश कुमार पर कैसे लगा सकते हैं? अब राहुल गांधी का और दूसरा बात नहीं है इसमें। राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के बारे में क्या क्या बोले वो भी थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए भाई साहब ये बोला घुसपैठिया, देखिए घुसपैठिया तो बीजेपी के एजेंडा है। घुसपैठिया बंगाल में कहाँ है? ऐसा में तो सब कुछ, उसका नाम तो डिस्क्लोज नहीं है कि निर्वाचन कमीशन में कितना रोहिंग्या है, कितना घुसपैठिया है। देखिए 12 साल से बीजेपी केंद्र में है और बॉर्डर में बीजेपी है, तो इसको तो नाम में तो विजुअल लेना चाहिए था। बीजेपी बंगाल में आके बोलते हैं घुसपैठिया घुसपैठिया, अब घुसपैठिया आते हैं हम तो बोलते हैं त्रिपुरा राज्य है, वहां का मुख्यमंत्री बीजेपी का है, तो वहां पर कैसे घुसपैठिया होता है? वहां पर बॉर्डर से कैसे घुसपैठिया घुसता है? ये तो बोलना चाहिए। घुसपैठिया आके जम्मू कश्मीर में पहलगाम में मार के चल जाते हैं, तब घुसपैठिया नहीं दिखाई देता है। घुसपैठिया आके उड़ी में ठीक है विश्वजीत दा, हम ये सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बंगाल के घुसपैठियों को इग्नोर करके थोड़ी ये सवाल उठाएंगे। बंगाल में घुसपैठिया होता तो एसआईआर में उसका नाम होता, तो उसका नाम जिसको नहीं कर पाए निर्वाचन कमीशन, जिसको कर पाए किसका नाम? सुनो विश्वजीत दा, विश्वजीत देख तो सुनो, विश्वजीत देख तो सुनो, मैं कह रही हूँ कि हम घुसपैठिये का मुद्दा उठा सकते हैं कि असम में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, हम उठा सकते हैं ये मुद्दा। हम ये भी कह सकते हैं कि बार बार ये मुद्दा उठाकर काम क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन हम ये कह के बंगाल में घुसपैठिये उसको डिफेंड थोड़ी कर सकते हैं। ये तो बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी बोलता है। बंगाल में घुसपैठिया नहीं है, हम तो बोलते हैं। अगर बंगाल में घुसपैठिया होता तो 2002 में उनका लिस्ट नाम होता। तो सर जब एसआईआर चल रहा था तो वो बॉर्डर पे कौन थे जो बैग लेके खड़े थे? मतलब मेरे रिश्तेदार तो नहीं थे वो जो बैग लेके बॉर्डर के उस पार जाने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है सुरेश जी, क्या बात? सुरेश जी आप बताइए कि घुसपैठिये तो हर जगह पर हैं, फिर आप लोग क्यों बंगाल को बार बार टारगेट कर रहे हैं? निर्वाचन कमीशन जब से शुरू किया तब से बीजेपी के लिए चाहता हूं मजूमदार जी से कि एक भी गांव मुझे ऐसा आज तक इनकी नेता ने या इन्होंने
कभी ऐसा दिखाने का काम किया क्या कि इन पूरे गांव के वोट कट गए? उन लोगों के जरूर कटे, जैसा भाई साहब ने बताया, जो आज यहाँ भी पोलिंग करते थे, कल उस विधानसभा में पोलिंग करते थे। आप क्यों डरते हो? आप मुझे बताओ किसी भी गांव का एक लिस्ट, क्यों नहीं इतनी मीडिया आपके साथ घूम रही थी पूरे वेस्ट बंगाल में? कभी किसी गांव के किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मेरा वोट कट गया। हाँ, एक जात विशेष के लोगों ने जरूर इस बात को उठाया कि हमारे वोट कट रहे हैं। वो हमेशा, आज भी बिहार में भी कटे, उत्तर प्रदेश में भी कट रहे हैं। SIR में तमाम नाम काटे जा रहे हैं जिनका रिपीट था, जहां 2-2, 3-3 जगह नाम था, जरूर कटे हैं। और वेस्ट बंगाल में भी वही काम हुआ है और इस तरह पूरा साफ हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिठाई बांटने का काम चालू करेगी मजुमदार जी, और नैपकिन लेके अपने नेता के पीछे दौड़ी उनके आंसू पोंछने के लिए। ठीक है, हो गया नाटक रोना धोना। ठीक है, ठीक है। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाते हैं, आप भी सुनिए। काउंटिंग सेंटर पहुंच चुकी है ममता बनर्जी। काउंटिंग सेंटर पहुंचकर ममता बनर्जी ने कहा है कि काउंटिंग सेंटर में गड़बड़ी चल रही है, काउंटिंग सेंटर लूट किया जा रहा है। ये बात ममता बनर्जी कह रही है, यानी कि बहाना तैयार है, इल्जामों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शेखावत मेमोरियल काउंटिंग सेंटर पहुंची है ममता बनर्जी और पहुंचकर कह रही हैं कि हमारे काउंटिंग सेंटर को बीजेपी के जो लोग हैं वो लूट रहे हैं। यानी कि वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि जो काम हम पहले से करते आ रहे थे, अब पार्टी दूसरी जीत रही है तो हमें लग रहा है कि हमने जो किया था वही काम ये भी कर रहे हैं। क्यों विश्वजीत दा? जी मैं कैसे जीता, भारत में खेलता सारा भारत का आदमी को पता है। अभी अपने क्या बंगाल में 1 लाख प्रोग्राम काटा है, जो मर गया, जो सीपे टूटा, और उसके बाद 5 लाख नाम का वो नाम काटा था, जिसका नाम अब इनको अपने सिस्टम पे भी नहीं और अपने वेस्ट बंगाल के नागरिकों पे भी विश्वास नहीं रहेगा आधे घंटे बाद। ये घबराए नहीं, अब इनको 1 घंटे बाद ये बोलेंगे कि वेस्ट बंगाल की जनता पे मुझे भरोसा नहीं है, ये अब ये रोना चालू करेंगे। अरे सच्चाई एक्सेप्ट करना सीख जाओ। आने वाले समय अपनी पीढ़ियों के लिए मैं आगाह कर रहा हूँ दादा आपको, अगर इसी तरह आंख बंद करके झूठ को सच बोलना, सच को झूठ बोलने का प्रयास करोगे, आने वाला भविष्य तुमको माफ नहीं करेगा, मैं बता देना चाहता हूँ। आप दिल्ली में कैसे जीते, माता जीते, आप बोलिए ना, इतना वोट चोरी करके जीते। ठीक है, मतलब विश्वजीत दा, आप लोगों ने एक वो क्या कहते हैं एक्सेल शीट तैयार कर लिया है जिसमें वोट चोरी, जिसमें ज्ञानेश कुमार को आरोपी ठहरा देना और पार्टी का एजेंट बता देना। आपने ये भी तैयार कर लिया है कि SIR जो हुआ था उसमें बीजेपी को वोट देने वाले लोगों को रखा गया है, TMC को देने वाले जो वोट थे वो काट दिए गए। यानी कि आपको बहानों का पुलिंदा तैयार हो गया है। लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, अगर आपके लिए मैंडेट होता तो लोकतंत्र, लेकिन अगर बीजेपी जीत गई है तो पूरा बायस है ना। पूरा बायस है। बीजेपी यहाँ पर आके विभाजन राजनीति किया, डेवलपमेंट का कोई बात नहीं बोला। बीजेपी निर्वाचन कमीशन को मान जाओ दादा, अब मान जाओ। अब मैं कहता हूँ माँ काली का जाके दर्शन करो और अपने जितने पुराने पाप थे वहां जाके अर्पण करो और कह दो माँ से कि माफी हो गई। बंगाल की जनता ने तो तुमको नहीं बख्शा, लेकिन आप जाके व्यक्तिगत माफी मांग लेना कि झूठ को सच बोलने का प्रयास मत करो दादा। क्या बीजेपी ने आप बोलिए, यूपी में क्या होता है, राजस्थान में क्या होता है, मध्य प्रदेश में क्या क्या हो रहा है दादा? जब यूपी का चुनाव होगा तब करेंगे ना इस पे डिबेट। आज बंगाल पे रहिए ना, आज बंगाल पे रहिए। आप लोग जो नौकरी देंगे साल में, अब मान जाओ, अब मान जाओ, मैंडेट को मान जाओ, रोना धोना बंद। भारत माता की जय, वंदे मातरम की धरती है, उसको सलाम करो, उसके मैंडेट जनादेश को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। इस देश को, वेस्ट बंगाल को एक नया दिशा दिखाने के लिए, उसको एक विकसित राज्य बनाने का, जिस तरह से औद्योगिक वेस्ट बंगाल को आप लोगों ने भिखमंगा बना दिया। ठीक है विकास जी आपके पास आऊंगी। मिलेगा वहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी से उबारने का, वहाँ पे रोजगार का अवसर बढ़ाने का। सिंदूर कांड आप ही लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री को भगाने का काम किया। आप लोगों ने किया क्या? वेस्ट बंगाल में व्यापारियों को लूटने का काम किया, चौराहों पे गुंडों को बैठा के दुकानों को लूटने का काम किया।
आज पूरी वेस्ट बंगाल की जनता ने आपके मुंह पे जो तमाचा मारा है उसके लिए हम उनको ठीक प्रणाम है करते हैं, ठीक नमस्कार है करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। विकास जी आपके पास आऊंगी। ये धीरे धीरे जो तस्वीरें बदल रही हैं और टीएमसी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनकी बौखलाहट भी सुन रहे हैं। ममता बनर्जी आप सीधे तौर पर तैयार हो गई है ये कहते हुए कि हमारे जो ममता बनर्जी आप कोई फोन करेंगे कि स्टेटमेंट मत जाओ, जाके अपना बूथ देखो। भारत में अब 70 साल व्यवस्था भारत में, उसको डेवलपमेंट का काम कीजिए। 19 राज्यों में बीजेपी है, आप बंद करो। काम कीजिए। हो गई जनता जाग गई वेस्ट बंगाल की। अब झूठ ना हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। विश्वजीत दा लगभग तस्वीरें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे, लगभग तस्वीरें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। आप लोग कह रहे थे कि शाम को इंतजार करना होगा, पहले कहा 11 तक का इंतजार करिए, फिर कहा 1 तक का इंतजार कीजिए। अब 4 बज गए हैं, तस्वीरें लगभग क्लियर हो गई हैं। तो ममता बनर्जी अभी पोलिंग बूथ पर काउंटिंग पर पहुंच चुके, काउंटिंग सेंटर पर, वहां कह रही हैं कि अब हमारे सेंटर्स को लूटा जा रहा है। ये किस बिना पे किया जा रहा है सर? ये किस बिना पे ममता बनर्जी जो इल्जाम है ये लगा रही हैं? क्या ममता बनर्जी भी श्योर हो गई हैं कि अब तस्वीरें नहीं बदलेंगी, टीएमसी बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है? ना मानबो, अभी भी ना मानबो। मान जाओ दादा, जनता के आदेश को मान की आदत डाल दो। लूटपाट अब नहीं होगा। पूरी देश बदल चुका है। मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का नौजवान जाग चुका है। माता बहनाओं को अपने हित का ध्यान आ गया है। अच्छा ठीक है विश्वजीत दा अगर बीजेपी जीतती है तो बधाई तो देंगे ना आप, कि फिर वही आरोप प्रत्यारोप पहले होगा बाद में बधाई देंगे? दादा की बिकाले झालमुड़ी खाबे ना की? দাদা তো বাংলা বলতে পারছে, আস্তে আস্তে ভালোই বলছে, लेकिन दादा को इधर पता है भाग में जितना भी वोट हुआ है ज्यादातर वोट बीजेपी ने आया। लेकिन विश्वजीत दा ये तो मानना तो पड़ेगा ना कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने जो अब मैंडेट दिया है, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना। आप कितना उसको नकारेंगे, कितना अब इसको चेंज करें? हाँ हो सकता है 2-4 सीटों का 10 सीटों का अंतर पड़े, लेकिन अब इतना बड़ा मार्जिन तो पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। देख लेते हैं, अभी तो काउंटिंग को स्लो चल रहा है, निर्वाचन कमीशन स्लो काउंटिंग कर रहा है। जहां 4 आप लोग जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप रात 12 बजे 1 बजे तक का भी टाइम दे देंगे। कभी 1 बजे जब काउंटिंग पूरा खत्म हो जाएगा, एक वोट की गिनती हो जाएगी, तभी हम जवाब देंगे। बीजेपी जीत गया तब तक हम कैसे मानेगा? ठीक है, तो सुरेश जी साफ तौर पर जब तक इलेक्शन कमीशन की ओर से कंफर्म नहीं होता तब तक विश्वजीत दा आपको बधाई भी नहीं देंगे। कोई बात नहीं, पर अच्छी बात यह है कि वो बधाई देंगे। नोटिस कीजिए, अच्छी बात यह है कि वो बधाई देंगे। नहीं ये पक्का है, वो कहा कि नोटिस हम बधाई देंगे। हम अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके बधाई को। दादा हम बधाई देंगे थ्रू निर्वाचन कमीशन का माध्यम से। आप बधाई, बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए विश्वजीत दा साफ तौर पर कह रहे थे कि जो तस्वीरें सामने आ रही है, सुरेश जी आपने सुना कि अभी भी कहीं ना कहीं मन में उम्मीद थोड़ी सी बाकी है, उम्मीदों की किरण एक थोड़ी सी बाकी है। ममता बनर्जी साफ तौर पर काउंटिंग सेंटर पहुंच के बात कह रही हैं कि हमारे काउंटिंग सेंटर्स को लूटा जा रहा है, यानी कि इल्जाम साफ है। तैयारी पूरी हो चुकी है कि अगर हम हार जाते हैं, लगभग देखिए तस्वीरें जो है बता रही हैं बहुत ज्यादा बदलाव अब नहीं होगा इनमें। लेकिन विश्वजीत, अपने उन गुंडों कार्यकर्ताओं को बताने का एकमात्र यही आधार बचा है कि हमने लूट लिया, इन्होंने लूट लिया। जो इनकी परंपरागत ट्रेनिंग थी, जो इनकी अपनी चुनाव जीतने की पद्धति थी, वो फेल हो चुकी है। तो ये बताने के लिए इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। तो इनके आरोप प्रत्यारोप हम लोगों ने तो शुरू से देखा है।
कि जब ये हारते हैं तो पूरा सिस्टम इनके खिलाफ होता है, जब ये सिस्टम के हिसाब से लूट लेते हैं तो ये सबसे अच्छे लोकतंत्र के सिपाही होते हैं। ठीक है विश्वजीत दा, अब ये तो आप ही के ऊपर उल्टा इल्जाम लग रहा है कि आप लोग यही करते थे, इसलिए आप लोग भी इसी बात का इल्जाम लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नहीं, सारा भारत में कहीं पर वोट हुआ है, मेरे तक वोट नहीं हुआ है। निर्वाचन कमीशन डरा हुआ है, ज्यादा जगह वोट चुका है। हम लोग बहुत प्रूफ दिए हैं, अखबारों को दिए हैं, आप लोग को दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने इसको तोड़ दिया। लेकिन आम जनता, पश्चिम बंगाल आम जनता प्यार करेगी, वो देखो हारेगा। लेकिन जितना भाई बुढ़े का नाम काटा गया, वो भाई बुढ़े का नाम काटना नहीं चाहिए था। भाई बुढ़े का और बांग्लादेशी को नहीं मिला तो भाई का नाम काटना नहीं चाहिए था। कोई एक गांव, कोई एक मोहल्ला बता दो दादा जहां के लोगों का वोट कटा है। आप इस तरह आरोप मत लगाओ। तमाम चैनल, ये भारत चैनल भी वहां पे था, सभी चैनल थे, एक नहीं हजारों चैनल थे। किसी भी एक मोहल्ले, एक गांव का आप वोट बता दो कि कट गया था। झूठ बोलना नहीं। 27 आप कोई भी आधार सुप्रीम कोर्ट तक नहीं दे पाए। 60 लाख सुप्रीम कोर्ट भी बोला, सुप्रीम कोर्ट बोला उसने तो 60 लाख से 27 लाख आया, ये तो 60 लाख ही काट देते सब। अब आप कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। 2002 का लिस्ट में सबका नाम था। ये आप देख रहे, आप निर्वाचन कमीशन देख लीजिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में कितना नाम आया था। निर्वाचन कमीशन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में कितना नाम लेकर निर्वाचन कमीशन 60 लाख लेकर आया था। हाँ तो सुरेश जी नोट कर लीजिए कि जितनी लॉजिकल बातें होती है सब विपक्ष करता है। आप लोग के पास एकदम इलॉजिकल, आपके पास टॉपिक होता है इलॉजिकल, आपके पास मैटर होता है, आप इलेक्शन में उतरते हैं। और आज इसी इलॉजिकल मैटर्स पर, इलॉजिकल वादों पर आज जनता ने भरोसा किया है विश्वजीत दा। आप अभी सुरेश जी ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि वो इलॉजिकल बातें करते हैं, इलॉजिकल टॉपिक्स लेकर आते हैं, इलॉजिकल दावे करके वो बंगाल में इतनी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। सुरेश जी एक्सेप्ट कीजिए और मान लीजिए कि जनता ने भी इन इलॉजिकल बातों पर भरोसा इस बार कर लिया है। ये कैसे इनको, अगर इस जनादेश को भी अगर ये झुठला रहे हैं, जो अभी चल रहे हैं, पूरी तरह लीड ली हुई है भाजपा, तो इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। इन लोगों ने जो सत्ता में लूटपाट किया है, इन्होंने जो सत्ते को लूटा है, वो जा रही है, बौखला चुके हैं, मानसिक रूप से ये लोग विक्षिप्त हो चुके हैं। इनका लीडर दौड़ दौड़ के भाग रही है, उसको लूटता दिख रहा है, उसको अपने प्रशासन पे भरोसा नहीं, अपने अधिकारियों पे भरोसा नहीं। मैंने तो कहा कि अभी शाम तक वे वेस्ट बंगाल के नागरिकों को गाली देंगी, उनका ये संस्कार रहा है। आपने कहा ना कि इनके टीएमसी के गुंडा क्या करेंगे, मैंने बोला कि ये मेरा संस्कार नहीं है। हमारी पार्टी नीति रीति सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम करती है और वेस्ट बंगाल को उस ऊंचाई लाने का काम करेगी कि आने वाला इतिहास आपको देखेगा। ठीक है, जाहिर बात है, विश्वास हमें अपने नेतृत्व पे। जाहिर है जो जनता ने जो भरोसा इस वक्त जताया हुआ है, लगातार जो जनता का भरोसा है बीजेपी पर बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब विश्वजीत दा, अब तो एक्सेप्ट कर लीजिए, अब तो 4 बजे का समय भी पार हो चुका है, अब तो एक्सेप्ट कीजिए। नहीं करेंगे ये निर्वाचन कमीशन का भेद है, बीजेपी बड़ा रखा है। तो विश्वजीत दा, क्या कोई बयान ऐसे लिख के आया था क्या पार्टी ऑफिस से? विश्वजीत दा, पार्टी ऑफिस से क्या कोई बयान लिख कर आया था कि अगर हम हारेंगे तो यही वाला बयान बार बार रिपीट करेंगे? सबसे पहले तो आप लोग झूठा इल्जाम आपका वो जो ख्वाब है बाबरी मस्जिद बनाने का, वो भी अधूरा रह गया। जनता ने नकार दिया कि देश में दूसरा बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। दादा, आप जो बाबरी मस्जिद आड़ में बना के मुसलमानों को खुद काम कर रहे थे, वेस्ट बंगाल की जनता ने बता दिया कि देश में दूसरा बाबरी मस्जिद अब जिंदगी में नहीं बनेगा। अरे वो तो बीजेपी का एजेंट है, इमरान को भी बीजेपी ने उसको भेजा बंगाल में। 2019 में बीजेपी का सांसद पटना था, उसको तो 1000 करोड़ रुपए का डील हुआ था, सब वीडियो सब देखा। आप ही का विधायक बना रहा था ना बाबरी मस्जिद, और आप लोगों ने जिस तरह से मौन धारण किया था, वेस्ट बंगाल की जनता ने उसको दफन कर दिया। अब नहीं बनेगा बाबरी मस्जिद। वो झूठे ख्वाब दिखाना उनको छोड़ दीजिए।
अगर उनको जगह नहीं मिलती है तो पाकिस्तान बांग्लादेश है वो अपने रास्ते नाप ले। और वेस्ट बंगाल में वो नहीं होगा जो संविधान के विरुद्ध होगा, नहीं होगी वो काम। बहनों को 7 बजे से अंदर रोकने का काम आपकी मुख्यमंत्री करती है। आ जाइए काशी की धरती में उत्तर प्रदेश की, 12 बजे 1 बजे लड़कियां घूमती हैं और किसी की हैसियत नहीं है कि उनकी उत्तर देख ले। आपका मुख्यमंत्री कहती है कि 7 बजे के बाद बच्चियों को निकलना नहीं चाहिए। वो एक महिला होकर महिलाओं को इस तरह से अनादर कर रही थी। आज महिलाओं ने थप्पड़ मारा है उनके मुंह पे। अब मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूं जिसने आज पूरे वेस्ट बंगाल के तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। दादा अभी भी सुधर जाओ। मैं बार बार कहता हूं आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। अमल में ममता जी के अमल में महिलाएं सबसे ज्यादा शोषित पश्चिम बंगाल में देखा है, पूरे रिकॉर्ड है हम लोगों के पास। आज उसकी 5 जीत गई चुनाव। मैं बधाई जाना चाहता हूँ उस महान माता को जिसकी बेटी के साथ आप लोगों ने इतना गलत काम किया था। वेस्ट बंगाल की जनता ने आज उसको जिता के उस सदन में भेजने का काम किया है। वहां से वो आपसे हिसाब लेगी दादा। हम लोग हाथरस देखे हैं, हम लोग उन्नाव देखे हैं, प्रयागराज देखे हैं, मणिपुर देखे हैं, उड़ीसा देखे हैं। 20 सारी राज्यों में महिला कितना सुरक्षित है। हमारे यहाँ कोई बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करके 2 चौराहा नहीं डाकता है। 2 चौराहे नहीं डाकते हैं, उनको यमराज के पास भेजने का काम हम लोग करते हैं।